अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ परीज़ात पार्ट 7। शाम ढलते ही घर के हॉल से पियानो की मधुर तानें उभरने लगी। कोई पियानो पर बहुत खूबसूरत धुन बजा रहा था। ना चाहते हुए भी मेरे कदम हॉल की जानिब बढ़ गए। एक बूढ़ी अंग्रेज़ उस्तादनी पियानो बजाते हुए लैला को पियानो का सबक दे रही थी। मैंने लाउंज की खिड़की से हॉल के अंदर का मंजर देखा तो उल्टे कदमों वापस चला आया। गोया लैला को भी पियानो सीखने का शौक था। चलो, एक बात तो साबित हुई कि कम से कम खूबसूरत और बदसूरत लोगों के अंदर एक सा दिल होता है, वरना मैं तो आज तक यही समझता रहा कि बदसूरत लोगों का दिल शायद कुछ कम धड़कता होगा। अगले रोज़ लैला सुबह सवेरे ही कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शायद ड्राइवर तक बहरूज करीम की हिदायत पहुंचा दी गई थी, वरना लैला का बस चलता तो वह अकेली ही ड्राइवर के साथ निकल चुकी होती। आज लैला ने मुझसे ज़्यादा बहस नहीं की और ड्राइवर से जुमेरा की तरफ चलने के लिए कहा और ख्वामख्वाह शाम तक मॉल्स में ख़रीदारी करती रही। जाने ये अमीर औरतों को शॉपिंग का इतना खपत क्यों होता है। शायद ये भी एक तरह की भूख होती है और ये भूख सिर्फ भरे पेट ही लगती है। शाम को घर वापसी के बाद मेरे कान ना चाहते हुए भी पियानो की इस खूबसूरत धुन की आस करने लगे। समात को भी तो कभी कभी बहुत शदीद भूख महसूस होती है, ख़ास तौर पर मुझ जैसों की समात को कि जो सारी उम्र किसी की ज़बान से दो मीठे बोल सुनने के लिए तरसती रही। और फिर हमारी समात इंसानों की ज़बान से मायूस होकर कुदरत की बिखेरी दिगर आवाज़ों में अपने हिस्से की चाशनी ढूंढने लगती है। मुझे बहते पानी की आवाज़, बारिश की खामोश बूंदों की टिप टिप, सरसराती हवाओं के झोंके, झरनों और ऐसी मीठी धुनों की सरगोशियाँ हमेशा अपनी जानिब खींचती थी। सो जब पियानो की लय छिड़ती तो मैं बेख्तियार अलेक्सी से निकल आया और बाहर बगीचे में लाउंज की खिड़कियों के आसपास टहलने लगा। जाने कितनी देर बाद अंदर से आवाज़ आना बंद हुई और बूढ़ी पियानो टीचर सर पर स्कार्फ ठीक करते हुए बाहर निकली और गेट की तरफ चल पड़ी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सलाम किया और बहरूज के खादिम की हैसियत से अपना तारुफ करवाया। वो खुश दिली से मुस्कुरा दी। उसका नाम मार्था था। मैंने मार्था से दरख्वास्त की कि क्या वो मुझे भी पियानो बजाना सिखा सकती है। मैं इसे पूरा मुआवजा देने पर भी तैयार था, मगर मार्था के चेहरे पर एक मायूसी की लकीरें उभर आई। उसने मुझे बताया कि इसके पास अपना पियानो नहीं है। वो तो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहती है और स्कूल के बच्चों और शाम को एक दो बड़े घरों में पियानो सिखाकर अपना गुजारा करती है। उसकी बात सुनकर मेरी उम्मीदों पर ओस गिर गई। फिर किसी ख्याल से मेरी आंखें चिपकने लगी। अगर मैं कभी अपना पियानो ले सकूं तो क्या आप मुझे सिखाने आएंगी। मार्था मेरा सवाल सुनकर ज़ोर से हंस पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि तुम्हारा शौक़ देखते हुए तो मैं तुम्हारी फ़ीस भी आधी कर दूंगी। मार्था हंसते हुए वहाँ से चली गई और मेरे दिल में ये ख्वाब पलने लगा कि जाने कब मैं अपना पियानो ख़रीदूँगा और मार्था से पहला सबक लूँगा। अब मेरे पास अच्छी खासी रकम हर माह जमा हो जाती थी। पियानो ख़रीदना मेरे लिए कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं था, मगर अनेक्सी में पियानो रखने की इजाज़त शायद मुझे ना मिल पाती। सारी रात मैं यही सोच कर करवटें बदलता रहा कि ऐसी क्या तदबीर करूं कि मेरी बरसों की दबी ख्वाहिश पूरी हो सके। जब ख्वाब रूठ जाए तो रातें बड़ी तवील हो जाती है। इंसान भी अजब है, ख्वाब देखे तो रातों पर फ़रेब देने, जाल बनने का इल्ज़ाम लगा देता है और ख्वाब ना आए तो उसी रात को तवालत से उसे बेजारी होने लगती है। मैं भी इस तवील रात के बाद सुबह उठा तो सर दर्द से फट रहा था। बिस्तर छोड़ने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मगर 10 बजते ही मालकिन का पैगाम आ गया। नौकरी या गुलामी की एक तारीफ शायद अपने अंदर को कुचलना भी है। किसी तरह मुंह पर 2-4 पानी के छींटे मारे और सूजी हुई आंखों के साथ पोर्च में पहुंच गया। मगर तवक्का के बरक्स अभी तक वहां कोई गाड़ी रवानगी के लिए तैयार नहीं थी। अलबत्ता दूसरी गाड़ी में मुहाफिज चाकचूपंद और तैयार बैठे थे। कुछ देर में अंदर से एक खादिमा बाहर आई और उसने मुझे बताया कि मालकिन मुझे अंदर लाउंज में याद कर रही है। मैं उलझा हुआ सा लाउंज की जानिब बढ़ गया। जाने अब क्या आफत आने वाली थी। लैला के मिजाज का कुछ भी भरोसा नहीं था और ये बात अभी तहकीक तलब थी कि ये खलल कसरत हुस्न की वजह से था या कसरत ज़र के सबब, क्योंकि ये दोनों ही अपने अंदर दिमागी फतूर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं।
मगर जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो खिलाफ मामूल लैला बड़ी पुरसुकून सी पियानो के करीब बैठी उसके तारों से खेल रही थी। मुझे देखकर उसने ज़ोर से पियानो की कलो पर एक हाथ फेरा और मुझसे कहा, तुम्हें पियानो बहुत पसंद है ना? बजाना सीखना चाहते हो? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई। मैंने कल शाम तुम्हारी और मार्था की गुफ्तगू सुन ली थी। तुम चाहो तो इसी पियानो पर मार्था से सीख सकते हो और तुम्हारे मालिक से इजाज़त मैं तुम्हें ले दूंगी। वो मेरी कोई बात नहीं टालते। मेरा जी चाहा कि इससे पूछूं कि इस कर में ख़ास और मेहरबानी की वजह भी तो बता दें। उसने शायद खुद ही मेरी आंखों में लिखा ये सवाल पढ़ लिया। हाँ, मगर बदले में तुम्हें भी मुझसे कुछ ताउन करना पड़ेगा। कैसा ताउन? मैं कुछ समझा नहीं। वो सर झटक कर बोली, जब से मैं इस महल में आई हूँ मुझे यूँ लगता है जैसे किसी कैद खाने में आ गई हूँ। महरूज मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल भी रखते हैं, मगर मेरे लिए इनका ये खौफ और एहतियात की इंतहा कभी कभी मेरा दम घोंटने लगती है। मैं अपनी हम उम्र सहेलियों से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ शहर में घूमना चाहती हूँ। वहाँ तुर्की में तो मैं किसी तितली की तरह उड़ती फिरती थी, मगर यहाँ मुझ पर बड़े पहरे हैं। मैंने धीरे से सर झुकाए जवाब दिया, ये सब आपकी हिफाजत की खातिर किया गया है मालकिन। मालिक के दुश्मन बहुत है जो हर पल उन्हें नुकसान पहुंचाने की ताक में लगे रहते हैं। लैला ने उदासी से एक सर्द आह भरी। जानती हूँ मैं, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि इस तरह पैरों में निकलने से मैं आगा के दुश्मनों की नज़र में ज़्यादा नुमाया हो जाऊंगी। अगर मैं स्काफ और नकाब के साथ सारा दिन भी शहर में घूमती फिरूं तो मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। मैंने बेबसी से इस ज़िद्दी लड़की की तरफ देखा। आप मुझसे क्या चाहती है? लैला ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी नज़र खुद ब खुद झुक गई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यूँ दुम छल्ला बनकर मेरे साथ ना फिरा करो। मेरी सहेलियाँ कितना मजाक उड़ाती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरी नज़र बेइख्तियार उठ गई। लैला ने जल्दी से बात जोड़ी, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मगर जब हम साथ चलते हैं तो मजाक बन ही जाता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दिखावे के लिए मेरे साथ घर से निकला ज़रूर करो, मगर किसी मॉल या शॉपिंग प्लाजा में मैं स्कार्फ और नकाब पहनकर अपना हुलिया बदल लिया करूँगी। तुम वहीं किसी कैफ़े में बैठकर मेरा इंतज़ार किया करना और मैं अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर कर दोबारा वहीं आ जाया करूँगी। लेकिन हम दोनों घर ऐसे आया करेंगे जैसे तुम मुस्तकिल मेरे साथ थे। आगा बहरूज को इत्मीनान रहेगा, तुम्हारा भरम भी सब पे कायम रहेगा और मैं भी कुछ घंटों के लिए इन सारी जंजीरों से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी जी लिया करूँगी। बोलो, मेरा साथ दोगे परीज़ाद? अपना नाम लैला सबा की ज़बान से सुनकर मैं ज़ोर से चौंका। उसने अब तक कभी मुझे यूँ बराह रास्त मेरे नाम से मुखातिब नहीं किया था। कुछ लहजे, कुछ बोलियाँ, कुछ तलफ़्फ़ुज़ और कुछ लबों की एक जंबिश ही से आम से हुर्फ, लफ्ज़ और नाम कुतबे मोतबर हो जाते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, पल भर ही में ये भूल गया कि कल तक यही औरत मुझे किसी नफ़रत और हिकारत से पुकार रही थी, मगर मैं अब तक इस लहजे बदलने के फ़न और हुनर से नावाकिफ़ ही था। लिहाजा मेरा जवाब भी सीधा सादा था। शायद मालिक मेरा यूँ लाउंज में बैठकर पियानो सीखना पसंद ना करें। मेरी हदूद इस लाउंज से बाहर तक है। लैला ने इस मसले का भी हल चुटकियों में निकाल दिया। कोई बात नहीं, तुम अपनी अनेक्सी में पियानो रखवा सकते हो, इसका इंतज़ाम भी हो जाएगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए एक नया पियानो बुक करवा देती हूँ। वैसे भी बहुत अरसे से अनेक्सी की नई तज़ीन वो आराइश का सोच रही थी, इसी बहाने ये काम भी हो जाएगा। जवाब में कहने के लिए मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं था। अगले दो दिन के अंदर अनेक्सी को उलट पुलट कर रख दिया गया। नया रंग, नए पर्दे, कालीन, पेंटिंग्स, आराइश और सबसे बढ़कर सियाह रंग का एक बड़ा सा खूबसूरत पियानो। जब कारी करदा पियानो अनेक्सी के हॉल में रखवा कर उसकी फिटिंग कर रहे थे तो वहीं मैं बैठा हुआ अपने एक दरीना ख्वाब को पूरा होते हुए देख रहा था। ख्वाब हकीकत में ढलने लगे तब भी बहुत देर तक हमें ख्वाब ही लगते हैं। शायद इंसान सदा का बेएतबार है, या फिर मुझ जैसे जिनके ख्वाब सदा ख्वाब ही रहते हैं। उसी शाम मार्था ने मुझे 1 घंटे की ट्यूशन में पियानो की बुनियादी कलों और सुरों के बारे में पहली क्लास दी
और तीसरे दिन मेरी उंगलियों ने पहली मर्तबा किसी धुन को छेड़ा। इस दरमियान लैला 2 मरतबा घर से बाहर निकली और शहर के वसत में वाक़ एक कसीर अलमंजिला शॉपिंग मॉल में दाखिल होकर उसने अपने मंसूबे के मुताबिक ख़ुद को स्कार्फ और नकाब से ढाँप लिया। मैं वहीं एक कैफ़े में बैठा इसका इंतज़ार करता रहा और करीबन 3-4 घंटे के दरमियान वो वापस लौट आई। उस मॉल के दोनों तरफ आने और जाने के रास्ते वाक़ थे और लैला ने बाहर निकलने के लिए पिछले रास्ते का इंतखाब किया था। फिर एक दिन के वक्फे के बाद वो अपनी उसी सहेली से मिलने के लिए गई जहाँ मैं भी एक बार उसके साथ जा चुका था, मगर इस बार उसने मुझे निचले फ्लोर ही पर रुकने का इशारा किया और ख़ुद लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चली गई। बहरूज के वापस आने में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने लैला की बात मान तो ली थी, मगर मैं अंदर से न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि मैं बहरूज का हुक्म ना मानकर बहुत बुरा कर रहा हूँ, मगर लैला की आज़ादी की ख्वाहिश भी मुझे जायज़ लग रही थी। अजीब कशमकश जारी थी मेरे दिलो दिमाग के दरमियान। दिल कहता था लैला का साथ दे और मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर दिमाग कुछ अलग ही राग अलाप रहा था। जाने ये दिल और दिमाग नामी दो सुकूनों की आपस में कभी बनती क्यों नहीं। और फिर जब इस शशोपंच जब मुझे पूरी तरह निढाल कर दिया तो तीसरे दिन लैला के मॉल से निकलने से पहले ही मैं एक फ़ैसले पर पहुंच चुका था। लैला जैसे ही मॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली, मैं भी कैफ़े से निकलकर उसके पीछे चल पड़ा। लैला ने खुद को एक लंबी सी अबाया से ढाँप रखा था। वो सड़क पार करके दूसरी जानिब बने एक पार्किंग में पहुंची, जहां पहले से एक सियाह लैंड क्रूज़र टाइप गाड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। ये गाड़ी मैं पहले भी लैला के दोस्त के अपार्टमेंट के नीचे खड़ी देख चुका था। मतलब लैला अपनी उसी दोस्त से मिलने जा रही थी या किसी के साथ मिलकर और कहीं घूमने जा रही थी। मैंने फ़ौरन करीब से गुजरती टैक्सी को हाथ दिया और उसे आगे जाती सियाह गाड़ी के पीछे चलने को कहा। मैंने सोच लिया था कि मैं लैला को बताए बगैर उसकी निगरानी जारी रखूँगा। इसी तरह मेरी उलझन का हल भी निकल आएगा और लैला को भी मेरी वजह से अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। दुबई की सड़कों का हुजूम और टैक्सी के लिए मुकर्ररा रफ्तार की हद हमारी गाड़ी की राह में हायल थी, मगर हम फिर भी किसी न किसी तरह इस सियाह बड़ी गाड़ी का पीछा करते रहे। लेकिन फिर एक सिग्नल के अचानक बंद होने की वजह से लैला की गाड़ी नज़रों के सामने से दूर होती चली गई। ओझल हो गई। सिग्नल्स खुलने के बाद भी टैक्सी वाले ने पूरी कोशिश की, मगर हम दोबारा उसे पकड़ ना सके, मगर नाकाम रहे। थक हार कर हम दोबारा उसी मॉल के बाहर आकर रुक गए जहां से मैंने टैक्सी पकड़ी थी। मुझे कैफ़े में 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तब कहीं जाकर लैला की सूरत दिखाई दी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। हम वापस घर पहुंचे तो लैला उतरकर अंदर चली गई और मैंने अनेक्सी की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि मेरे अक़ब में एक गरजदार आवाज़ गूंजी, इतनी देर कहाँ लगा दी तुम लोगों ने। मैं घबरा कर वापस पलटा। कुछ फासले पर बहरूज करीम खड़ा मुझे घूर रहा था। बहरूज की आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए तो जैसे मेरा खून ही खुश्क हो गया। इंसान बज़ाहिर तो बड़े बड़े डाके मार कर साफ बच निकलता है, मगर इस दिल के चोर की एक छोटी सी चोरी छुपाए नहीं छुपती। मैंने हड़बड़ा कर बहरूज को सलाम किया। मालिक, आप वापस आ गए? बहरूज मुस्कुराया। तो क्या कुछ गलत किया वापस आकर? मगर तुम लोग इतनी देर से कहाँ थे? मैंने नज़रें झुकाए सिर्फ इतना बताया कि मालकिन को कुछ ज़रूरी ख़रीदारी करनी थी, लिहाजा हम शॉपिंग मॉल तक ही गए थे। बहरूज ने बज़ाहिर इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं किया, मगर ख़ुद मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इंसान के जिस्म और दिमाग को सुलाने और सुन करने के लिए बाज़ार में 1000 अदविया मिल जाती है, मगर सारे ज़माने के वैद, हकीम और तबीब मिलकर भी ऐसी दवा ईजाद नहीं कर पाए जो चंद लम्हों के लिए किसी के जागे हुए ज़मीर को सुला दे। बहरूज के घर वापस लौटने के बाद लैला ने बाहर निकलना कम कर दिया था। अब वो 3 या 4 दिन बाद घंटे 2 घंटे के लिए बाहर घूम कर आती थी, मगर ज़्यादातर घर ही में रहती थी। इन दिनों में मुझे मार्था से पियानो सीखने का भरपूर वक्त मिला और महीने भर में उंगलियां पियानो पर खूब चलने लगी। खुद मार्था भी मेरी इस तेज़ पेश रफ्त और लगन से बहुत खुश थी। एक शाम मैं तन्हा बैठा पियानो पर किसी नई धुन की मशक करते हुए अपने आप में इस कदर मगन हो गया कि मुझे अनेक्सी के दरवाजे से अंदर हॉल तक आती कदमों की चाप भी सुनाई ना दी, और चौंका उस वक्त जब पसे मंज़र में बहरूज करीम की भारी आवाज़ गूंजी, अच्छा बजा लेते हो।
मैं घबराकर चौंक सा गया और जल्दी से खड़ा हो गया। माफ़ कीजिए, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। बहरोज़ ने गौर से मेरी तरफ देखा। इंसान को अपने अंदर इतना मगन नहीं होना चाहिए कि वो अपनी तरफ बढ़ने वाले कदमों की चाप भी ना सुनाई दे। आने वाला दुश्मन भी हो सकता है। मगर मैंने दोबारा माजरत की। उसने आगे बढ़कर पियानो की बेदाग सतह पर हाथ फेर कर इसे गौर से देखा। मुझे सबा ने बताया था कि उसने अनेक्सी में पियानो रखवा दिया है। तुमने बहुत थोड़ी मुद्दत में अपनी मालकिन का एतबार जीत लिया। हालांकि लैला सबा जैसी औरत के ख्यालात अपने हक में बदलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा क्या जादू है तुम्हारे पास परीजाद, हमें भी बताओ। मैंने चौंक कर बहरोज़ की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर हस्ब मामूल कोई मस्बत या मनफी तासुर नहीं था। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे बेतासुर चेहरे वाले लोग बहुत गैर मुतवाक़िर शख्सियत के मालिक होते हैं। मैं चुप रहा। बहरोज़ चंद ज़रूरी हिदायत देकर वापस पलट गया। अगले हफ्ते की इब्तिदा ही से महल की नई सजावट और तज़यीन शुरू हो गई। पता चला कि 2 दिन बाद लैला सबा की सालगिरह है और बहरोज़ पिछले साल की तरह इसे इंतहाई धूमधाम से मनाना चाहता है। लैला भी इंतहाई खुश दिखाई देती थी, मगर न जाने क्यों मुझे लैला के इस खिले हुए चेहरे के पीछे कभी कभी एक बड़ी गहरी उदासी छुपी दिखाई देती। शायद बहुत ज़्यादा खुशी और इत्मीनान भी अपने साथ एक नामालूम सी उदासी लेकर वारिद होते हैं, या फिर सारी बात तवाज़न की है। थोड़ी सी परेशानी, बेकरारी और बेचैनी भी ज़रूरी है। ज़िंदगी के तराजू को बराबर रखने के लिए अगले रोज़ जब बहरोज़ सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ़ था और महल के दालान में बैठा हम सबको मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था कि अचानक फ़ैरोज़ ख़ान परेशानी में तेज़ तेज़ कदम उठाता बहरोज़ के करीब आया और झुककर बहरोज़ के कान में कोई बात कही। लैला भी उसी वक्त वहाँ पहुँची थी। उसने बहरोज़ के चेहरे पर परेशानी और कशमकश के आसार देखे तो फ़ैरोज़ ख़ान को झिड़क दिया। तुम्हें कितनी बार मना किया है मैंने फ़ैरोज़, यूँ वक्त बेवक्त इन्हें परेशान मत किया करो। फ़ैरोज़ सर झुकाए खड़ा रहा। बहरोज़ ने फ़ैरोज़ की तरफ देख कर कहा, एक आध दिन आगे नहीं हो सकता ये सौदा? नहीं मालिक, वो लोग बहुत दूर से आए हैं, इतना लंबा इंतज़ार नहीं करेंगे हमारा। इनका ज़्यादा देर जजीरे पर इंतज़ार करना भी खतरे से खाली नहीं। बहरोज़ ने एक गहरी सांस ली। मगर फ़ैरोज़ खाना, तुम जानते हो कल तुम्हारी मालकिन की सालगिरह है और मैं पूरा साल इस दिन का कितना इंतज़ार करता रहता हूँ। लैला ने चिल्लाकर पूछा। कोई मुझे भी बताएगा ये सब क्या चल रहा है? बहरोज़ ने ठंडे लहजे में लैला को बताया कि एक बहुत ज़रूरी सौदे के लिए इसे 2 रातों के लिए एक करीबी जजीरे पर जाना था। ये सौदा पहले से तयशुदा तो था, मगर फ़ैरोज़ ने अभी आके बताया कि इन्हें आज शाम ही निकलना होगा। लैला ये सुनते ही गुस्से से खड़ी हो गई। ठीक है आगा, तो फिर आप जाइए अपने ज़रूरी सौदे के लिए, मगर मुझसे भी दोबारा कभी बात करने की कोशिश ना कीजिएगा। नहीं मनानी मुझे कोई सालगिरह वगैरह। लैला पैर पटकते हुए अंदर चली गई और बहरोज़ उसे आवाज़ देता रह गया। लैला के जाने के बाद बहरोज़ ने गुस्से से घूरकर फ़ैरोज़ को देखा। कर दिया ना इसे नाराज़ फ़ैरोज़ ख़ान, तुम कभी मौका महल देखकर बात नहीं करते। जाओ चलने की तैयारी करो, मैं उसे मना कर आता हूँ। बहरोज़ भी उठकर अंदर चला गया। जाने इसने किस तरह अपनी महबूब बीवी को रजामंद किया होगा, मगर जब शाम को वो घर से रुखसत होने के लिए निकला तो लैला सबा भी इसे पोर्च तक छोड़ने के लिए आई। अलबत्ता इसके चेहरे पर खुफगी के आसार अभी तक नुमाया थे और वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। बहरोज़ करीम जाने से पहले जल्द वापस लौटने और फिर बहुत दिन इसके साथ रहने के वादों के साथ रुखसत हो गया। लैला भी पलटकर अंदर चली गई। इंसान सारी ज़िंदगी वादे करने और वादे निभाने की जंजीर ही से बंधा रहता है, और शायद हम दूसरों से किए वादे तो निभा भी लेते हैं, मगर अपने आप से किए वादे सदा वफा होने का इंतज़ार ही करते रहते हैं। मैंने भी अपने आप से एक वादा किया था कि अब अगर लैला ने मुझसे कहीं अकेले जाने की ज़िद की तो मैं इसे साफ बता दूंगा कि मैं बहरोज़ के साथ मज़ीद गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, ये गद्दारी ही तो थी कि मैं बहरोज़ की दी हुई हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं कर पा रहा था। दूसरे रोज़ हस्बे तवक्का लैला ने सरे शाम ही कहीं जाने की ठान ली और हम गाड़ी में इन्हीं अपार्टमेंट्स की पार्किंग में पहुंच गए, जहां 7वीं मंजिल पर लैला की सहेली रहती थी। मैंने लैला से दबे लफ्ज़ों में कहा कि हमें यहां ज़्यादा देर तक नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि मालिक ने मुझे जाते हुए ख़ास तौर पर हिदायत की है कि इन दिनों मैं लैला के साथ कहीं भी बाहर ना निकले, क्योंकि वो जिस बड़े कारोबारी सौदे के लिए घर से जा रहे हैं, इस
वो इसके हरीफों के दिलों में कारोबारी रकाबत की आग मज़ीद सुलगाकर उन्हें कोई भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। लैला ने मेरी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। हाँ, वो जाते हुए मुझे भी घर से ना निकलने की ताकीद कर गए थे, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी मिलकर वापस आ जाऊंगी। मेरी दोस्त ने मेरी सालगिरह के लिए ख़ास एहतमाम कर रखा है, ना आती तो वो मुझसे नाराज़ हो जाती। लैला तेज़ी से लिफ्ट की जानिब बढ़ गई और मैं अपने साथ किए वादे की लाश अपने कंधों पर उठाए वहीं तहखाने की पार्किंग में खड़ा रह गया। शाम तेज़ी से ढल रही थी और पार्किंग लॉट में लगी बत्तियां धीरे धीरे एक एक करके जलना शुरू हो चुकी थी। जब लैला को गए 3 घंटे से ज़्यादा होने को आए तो मैंने खुद ऊपर जाने का फ़ैसला कर लिया। अभी कदम बढ़ाए ही थे कि लैला तेज़ी से लिफ्ट से निकलकर मेरी जानिब बढ़ती नज़र आई। वो अपना स्कार्फ लपेटकर पर्स में रख रही थी। आपने बहुत देर कर दी। आज तो हमने आते वक्त आपकी हिदायत के मुताबिक मुहाफ़िज़ों की गाड़ी को भी मंजिल से आगाह नहीं किया था। वो सब वहाँ घर में बेचैन होंगे। लैला ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हाँ, बस देर हो गई, मगर अब चलो। हमें वहाँ घर में यही तासुर देना है कि हम करीबी मॉल से रोज़मर्रा की चंद ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए अचानक निकल गए थे, लिहाजा बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और ठीक उसी वक्त तहखाने की मसनूई सर्द फिज़ा में एक भारी आवाज़ गूंजी। ऐसी भी क्या जल्दी है जाने आगा? देखो, हम तो तुम्हारी तलाश में खुद ही चलकर यहाँ तक आ पहुँचे। मेरे कदमों तले ज़मीन सिरक गई। दूर अंधेरे में एक सुतून की आड़ में खड़ी गाड़ी से बहरूज करीम और फ़ेरोज़ खान उतरकर हमारी जानिब बढ़ते दिखाई दिए। पसे मंज़र में मुहाफ़िज़ों की वो जीप भी नज़र आई जिसे मैं और लैला अपनी दानिस्त में चकमा देकर घर ही में छोड़ आए थे। लैला के चेहरे का रंग भी पल भर में जर्द पड़ गया और मैंने इसके जिस्म में बाकायदा कांपने जैसी लर्जिश देखी। बहरूज ने लैला के करीब पहुंचकर प्यार से इसकी थोड़ी उठाकर लैला का झुका हुआ चेहरा बुलंद किया। ये क्या बात हुई जाने आगा? मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से निकल आई? क्या कोई नई सहेली बना ली है तुमने यहाँ? हमें भी तो मिलाओ उससे, जिसके प्यार में इतनी कशिश है कि तुम अपने महबूब आगा के हुक्म का मान भी ना रख पाई। लैला ने जल्दी से झुककर बहरूज के पाँव पकड़ लिए। माफ़ कर दे मुझे आगा, बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुझे वाकई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, मगर मैं किसी की बातों के बहकावे में आ गई थी। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बहरूज का चेहरा अब भी सपाट था। मैं तुम्हें तो माफ़ कर दूंगा जाने आगा, मगर उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा जिसने तुम्हें बहकाकर घर से निकाला और मेरी हुक्म अदौली की। बताओ कौन है वो बदनसीब? लैला ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया। कहा ना आगा, बड़ी गलती हो गई। मैं घर में बैठे बैठे ऊब गई थी, इसलिए यहाँ चली आई। यहाँ टॉप फ्लोर पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सोचा कॉफ़ी पीकर दिल बहला लूँगी। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। बहरूज ने दोबारा सख्ती से पूछा। कौन है वो जिसने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया? लैला धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसने अपनी उंगली मेरी जानिब उठा दी। ये परीज़ाद, यही मुझे इस तरह की उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता रहता था कि ये ज़िंदगी मेरी अपनी है, मुझे इसे अपनी मर्ज़ी से जीना चाहिए। मैं कोई पंजरे में कैदी तो नहीं हूँ कि हर लम्हा घुट घुट कर जीऊँ। लैला चीख कर मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रही और मैं तो जैसे पल भर ही में अपने हवास खो बैठा था। मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। एक लम्हे तो मेरी लैला से नज़र मिली और मुझे लगा मेरे सामने लैला नहीं नाहिद खड़ी है और हम दुबई में नहीं मेरे पुराने मोहल्ले में खड़े हैं। बहरूज करीम ने इत्मीनान से लैला सबा की बात सुनी और मेरी तरफ पलटा। अच्छा, तो ये है वो नमक हराम? इससे मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज़ न थी। मगर जाने आगा, तुम्हें तो कुछ ख्याल करना चाहिए था ना। अगर इसकी नीयत में कोई फितूर पैदा हो जाता और मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर ये तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो सोचो फिर मेरा क्या होता। मुझे एक गुलाम की बातों में नहीं आना चाहिए था। लैला रोते हुए गिड़गिड़ाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आगा जान। इस परीज़ात ने अपने अज़रात से फ़ायदे के लिए मुझे मेरी राह से भटका दिया। मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए मेरे दिल में बगावत की चिंगारी भड़का दी। आप तो जानते हैं मैं आपके बिना कितनी तन्हा पड़ जाती हूँ। ये ज़रूर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता होगा, तभी तो मुझे यूँ अकेले घर से निकलने पर उकसाता रहता था। आज अच्छा हुआ आप लोग ठीक वक्त पर यहाँ पहुँच गए। मैं हैरत से दंग और अपनी जगह जमा खड़ा लैला की ये सारी खराफात सुनता रहा। बहरूज धीरे धीरे चलता मेरे करीब आया
और इसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ गई। तुम बताओ परीजाद, क्या लैला ठीक कह रही है? और कोई भी जवाब देने से कबल इतना ज़रूर सोच लेना कि बहरोज़ करीम की अदालत में गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा मुकर्रर है, सज़ाए मौत। मैंने एक पल के लिए नज़र उठाकर लैला की तरफ देखा। वो लाताल्लुक़ सी खड़ी थी। बहरोज़ दूसरी बार ज़ोर से चिल्लाया, जवाब दो लड़के, क्या ये सच है? मैंने सर झुका लिया। जी हाँ मालकिन, जी हाँ मालकिन, जो कह रही है सच कह रही है। मैं ही इन्हें बहाने से घर से बाहर लेकर आया था। एक लम्हे के लिए लैला की आंखों में बेयकीनी की एक चमक लहराई, मगर फिर फौरन ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। बहरोज़ करीम ने सरसराती आवाज़ में मुझसे पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, तुम्हारी गिनती की चंद सांसें बाकी रह गई हैं। मैंने बहरोज़ की तरफ देखा। जी मालिक, बस एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे मारने के बाद मेरा चेहरा मसख कर दीजिएगा। मैंने ये ज़िंदगी तो जैसे तैसे इस चेहरे के साथ गुजार ली, मगर मैं कब्र में इस शनाख्त के साथ हरगिज़ नहीं जाना चाहता। बहरोज़ कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा। मुझे इसके लहजे में पहली बार अपने लिए गुस्से से ज़्यादा अफसोस का अंसर महसूस हुआ। जानते हो, मर्द की बर्बादी का आगाज़ कहाँ से होता है? ठीक उस लम्हे जब वो अपने दिल के फ़ैसलों पर अमल शुरू कर देता है। मेरी तरह तुमने भी खुद को इस औरत की खातिर बर्बाद कर लिया परीजाद। बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने। बहरोज़ पलटा और ज़ोर से चिल्लाया, उसे ले आओ फ़ेरोज़ खान। बहरोज़ की आवाज़ इस वीराने तहखाने की पार्किंग में गूंज कर रह गई। उस रोज़ मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लैला ख़ास तौर पर इस पार्किंग में गाड़ी क्यों लगवाती थी, क्योंकि ये पार्किंग तकरीबन मतरूक हो चुकी थी और अपार्टमेंट वाले अब छत पर बनी नई पार्किंग इस्तेमाल करते थे, लिहाजा यहाँ किसी का आना जाना नहीं था। इसलिए लैला की गाड़ी घंटों यहाँ खड़ी रहती थी। तब भी किसी की मुतवज्जा होने का अमकान ज़रा कम ही था, मगर आज वही वीरानी और तन्हाई इस पार्किंग में हमारे लिए वबाले जान बन गई थी। बहरोज़ के चिल्लाने पर कुछ देर बाद फ़ेरोज़ खान दो मुहाफ़िज़ों की मदद से एक खूबसूरत और हैंडसम से नौजवान को सख्ती से जकड़े इसके मुंह पर टेप लपेटे एक जानिब से बरामद हुआ। मैंने इसे हैरत से देखा, क्योंकि आज से पहले मेरी इससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर लैला के जिस्म से तो जैसे खून का आखिरी कतरा भी निचड़ गया हो। वो खौफजदा अंदाज में ज़ोर से चिल्लाई, नहीं आगा नहीं, इसमें वलीद का कोई कसूर नहीं, बख्श दे इसे। लैला दौड़ती हुई आई और बहरोज़ के कदमों से लिपट गई। बहरोज़ ने किसी अनदेखी अजियत के एहसास से अपनी आंखें ज़ोर से मींच ली और धीरे से यूँ बड़बड़ाया जैसे खुद कलामी कर रहा हो, क्यों जाने आगा, क्यों? किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? प्यार, मोहब्बत, ऐश आराम, दौलत, जायदाद, रुतबा, इज़्ज़त, आखिर किस चीज़ की कमी थी मेरे पास तुम्हें? लैला ज़ारो कतार रो रही थी और वो अजनबी नौजवान बहरोज़ के मुहाफ़िज़ों के शिकंजे में तड़प रहा था। बहरोज़ ने लड़के की तरफ देखा, ये वही है ना तुम्हारा साबिका मंगेतर, इस्तंबुल वाला वलीद? लैला तड़प कर आगे बढ़ी। हाँ आगा, ये वही है, इसे मेरी मोहब्बत यहाँ खींच लाई। ये सच है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, पर मैं अपनी पहली मोहब्बत कभी भुला नहीं पाई। माफ़ कर दे हम दोनों को, मैं आपकी मन्नत करती हूँ, कम अज़ कम इसे जाने दे। बहरोज़ ने कर्ब से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। रकीब को सामने ज़िंदा देखने से ज़्यादा अज़ियतनाक अपने महबूब की ज़बान से इसकी तारीफ़ सुनना होता है। बहरोज़ ने लैला की तरफ देखा। वाह रे औरत वाह, सारी कायनात की सरबस्तर राज एक जानिब और तेरे मन का गोरख धंधा एक तरफ, तुझे समझना किसी के बस की बात नहीं। बहरोज़ एक झटके से फ़ेरोज़ की तरफ मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना फ़ेरोज़ खान, हमारे पीछे कुछ चक्कर चल रहा है, अब देख लिया अपनी आंखों से। फ़ेरोज़ खान ने सर झुका लिया। अब मुझे बहरोज़ की मंसूबा बंदी समझ में आ रही थी। उसने जानबूझकर मुझे लैला की निगरानी पर रखा था, क्योंकि वो जानता था कि लैला सबा मेरी निगरानी में गैर मोहतात हो जाएगी। इसकी सालगिरह वाले दिन जज़ीरे पर जाने का प्रोग्राम भी सारी ड्रामेबाजी थी। वो कभी शहर से बाहर गया ही नहीं था। इसे बहुत पहले से लैला की बेवफाई का इल्म था। वो तो बस लैला को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। सब मोहरे बहरोज़ ने बहुत नाप तोल कर चुने थे। सारी बसात ही बहरोज़ की अपनी बिछाई हुई थी और अब बाजी भी उसी के हाथ थी। बहरोज़ ने खोई खोई आंखों से फ़ेरोज़ खान की तरफ देखा। मुझे लैला सबा बहुत प्यारी है फ़ेरोज़,
बहुत टूट कर मोहब्बत की है मैंने इससे। ध्यान रहे इसे मरते वक्त ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और वलीद चूक के मेरी महबूब का महबूब है, लिहाजा इसकी मौत भी इसके लिए किसी एजाज़ से कम नहीं होनी चाहिए। आखिर ये बहरोज़ करीम का रकीब है। ये अगर आम लुच्चे लफंगे आशिकों की तरह मारा गया तो ये इसके साथ बड़ी ज़्यादती होगी। ले जाओ इन दोनों को। लैला ज़ोर से चिल्लाई। नहीं आगा नहीं। फ़ेरोज़ ने मुहाफ़िज़ों को इशारा किया। उन्होंने लड़के और लैला को ले जाने के लिए खींचा। बहरोज़ धीरे से बड़बड़ाया। इश्क बड़ा जालिम होता है, जान का सदका लिए बिना कहाँ टलता है। अब मुझसे सब्र नहीं हो सका और मैं जल्दी से बहरोज़ की तरफ बढ़ा। इन्हें माफ़ कर दें मालिक, इनका कसूर बहुत बड़ा है, मगर आप रहम करें। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरे सर पर किसी मुहाफ़िज़ की खुदकार मशीन गन का दस्ता पूरी कुव्वत के साथ टकराया और मेरा जहन अंधेरों में डूब गया। गिरने से पहले मैंने तहखाने की किसी कोने से 2 फायरिंग्स की आवाज़ सुनी, इनसे ज़्यादा बुलंद लैला के कर्बनाक चीख थी। फिर धीरे धीरे मेरा वजूद गहरे तारीक अंधेरे के अथाह समंदर में डूबता चला गया। साइंसदान मौत की एक तशरीह ये भी करते हैं कि जब इंसानी दिमाग से निकलने वाली बरकी नब्ज़ थम जाए तो उससे रूह निकल जाने से तशबीह दी जाती है, और रूह निकल जाने के बाद इंसानी जिस्म की हालत को हम मौत कहते हैं। जाने मेरी रूह कितने अरसे बाद दोबारा मेरे जिस्म में वापस आई। रात का शायद आखिरी पहर था। मैं किसी अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मगर यहाँ इतना अंधेरा क्यों था? ज़रूर बहरोज़ ने इन दोनों के साथ मुझे भी ख़त्म कर दिया था, और अब मैं कमरे में नहीं किसी कब्र में दफनाया जा चुका था। ठीक ही किया बहरोज़ ने। ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में भी तो मैं पूरा नहीं उतर पाया था। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, किस्सा तमाम हुआ। शजर तो थे ही नहीं, रास्ते में क्या करते? खुद अपने साये में चलकर सफ़र तमाम किया, मगर मेरा सफ़र अभी कुछ बाकी था शायद। अचानक मेरे कमरे में तेज़ रोशनी हो गई और किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा। परिज़ात, होश में आओ, हमारे पास वक्त नहीं है। इसके आगे परिज़ात की ज़िंदगी में और क्या क्या होना बाकी है, मेरे साथ जुड़े रहिए ये जानने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अपनी पसंदीदा स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।